कि जो कॉमर्स की स्ट्रीम है उसके अंदर अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट है, जिसको प्यार से हम अकाउंटिंग बोल देते हैं, अकाउंट्स का सब्जेक्ट बोल देते हैं, अकाउंटेंसी बोलते हैं, ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट जितना ज़्यादा स्कोरिंग है, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा ये ईजी भी है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, उदय क्लास 11th कॉमर्स के अंदर आप सभी का स्वागत है। और आप सभी बच्चे जो अभी अभी 10वीं क्लास को क्लियर करके पास करके क्लास 11th कॉमर्स की जर्नी को शुरू करने वाले हैं, उन सभी को हम यहां पर वेलकम कर रहे हैं अपने इस नए सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन में। और यहां पर मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है सीए मनीष महाजन और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट। जी हां, अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट। एंड इसको शुरू करने से पहले आपको एक बहुत क्लैरिटी के साथ बता देता हूं कि जो कॉमर्स की स्ट्रीम है उसके अंदर अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट है, जिसको प्यार से हम अकाउंटिंग बोल देते हैं, अकाउंट्स का सब्जेक्ट बोल देते हैं, अकाउंटेंसी बोलते हैं, ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बैकबोन है पूरे कॉमर्स फील्ड की। आपको कुछ भी करना होगा ना, आगे जाकर कुछ भी करना होगा, जब भी आप अपने करियर को डिफाइन करने की बात पर आएंगे तो ये सब्जेक्ट के बिना ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस, इतनी ज्यादा अहमियत है इस सब्जेक्ट की। सेकंड, ये सब्जेक्ट जितना ज्यादा स्कोरिंग है, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज्यादा ये इजी भी है। देखो, मैं फिर से लिख रहा हूं, यहां पर अभी लिखूंगा, ये जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा स्कोरिंग है, उतना ज्यादा इजी भी है। और इस सब्जेक्ट से डरने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आपको इससे डर नहीं लगना चाहिए। और ऐसा हो, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है जी? तो आपको घबराना नहीं है कि एक नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो आप, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ेंगे हम लोग, और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जब तक मैं यहां पर खड़ा हूं तब तक आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये मेरा वादा है, प्रॉमिस है। चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। और बच्चे पूछेंगे, सर आज क्या लेके आए हो हमारे लिए, आज क्या लेके आए हो हमारे लिए? तो बेटा बहुत सिंपल सी इंट्रोडक्शन है, बहुत ही सिंपल सी एक इंट्रोडक्शन है हमारे इस नए सब्जेक्ट की। देखो, क्लास 10th के अंदर आप लोगों ने जो पढ़ा है ना अभी तक, जो भी पढ़ा आपने, साइंस पढ़ा आपने, मैथ्स पढ़ा आपने, सोशल स्टडीज पढ़ा आपने, है ना, हिंदी इंग्लिश वगैरह सब जो आपने लैंग्वेजेस पढ़ी है, उसका कोई काम नहीं है इस सब्जेक्ट के साथ। इसका मतलब पिछले 10-12 साल जो आपने पढ़ाई करी है उसका इस सब्जेक्ट से कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब तो ये हो गया ना सर कि अगर हमारे 10वीं में 50% मार्क्स आए थे, 60% आए थे, हमारे को बड़ी मुश्किल से हमने 10वीं पास की थी, हमारे को मजा ही नहीं आता था, हमारे को सब्जेक्ट से प्यार ही नहीं था, हमें साइंस पल्ले नहीं पड़ती थी, हमें सोशल का समझ ही नहीं आता था, चिंता क्यों कर रहे हो फिर? तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो गई, आप लोगों के लिए तो एक बहुत अच्छी बात हो गई। नया सब्जेक्ट, ABCD नहीं, सब कुछ नया। यहां पर तो सारे बच्चे बराबर हैं, सारे ही बच्चे बराबर हैं। तो क्या यहां पर 100% वाला, क्या यहां पर 50% वाला, ऐसी कोई डिस्टिंक्शन यहां पर नहीं चलने वाली है। सारे बच्चे बराबरी से शुरू करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, वहीं से सबकी रेस स्टार्ट होने वाली है। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सब्जेक्ट को बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्यार से, इज्जत के साथ पढ़ना है। और क्लैरिटी की टेंशन आपने नहीं लेनी है, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको वो क्लैरिटी दूंगा। ठीक है जी? तो श्री गणेश करते हैं और इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है बेटा, उसका नाम है अकाउंटेंसी। सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। इसका मतलब यह है कि आप एक बिजनेस चला रहे हो। क्या चला रहे हो? बिजनेस। बिजनेस, किसी भी चीज में काम करने को बिजनेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो PW है, फिजिक्स वाला, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस एंटिटी है। ये बिजनेस कर रही है। किस चीज का बिजनेस कर रही है? आपको पढ़ाने का बिजनेस कर रही है। ठीक है ना? आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, खाने पीने का सामान लेते हो, वो रेस्टोरेंट क्या कर रहा है? बिजनेस चला रहा है। वो बिजनेस एंटिटी है। बिजनेस एंटिटी है, यानी कि बिजनेस काम करने वाली संस्था, उसको बिजनेस एंटिटी बोलते हैं। और बिजनेस का मतलब तो किसी भी तरह का व्यापार करना, धंधा करना। ओके, कपड़े का व्यापार, कपड़े का बिजनेस,
स्टेशनरी का व्यापार, स्टेशनरी का बिजनेस। खाने पीने का व्यापार, रेस्टोरेंट, होटल, ये सारे क्या हैं? बिजनेसेस। एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर मैं एयरलाइन चला रहा हूं, मान लो मैं इंडिगो एयरलाइन चलाता हूं, तो फिर मैं बिजनेस कर रहा हूं, है ना। मैं रेलवेज को देखूं तो बिजनेस। समझे मेरी बात को? बैंकिंग, बिजनेस। तो हर बिजनेस जो चलाया जाता है उस बिजनेस का हमारे को रिकॉर्ड बनाना है, उस बिजनेस का हमारे को रिकॉर्ड बनाना है। भाई मेरे को ये जानने का हक है ना कि जो धंधा मैं कर रहा हूं, जो बिजनेस संस्था मैं चला रहा हूं, जो व्यापार मैंने शुरू किया है, उस बिजनेस के अंदर क्या मैं प्रॉफिट कमा भी रहा हूं या मुझे नुकसान हो रहा है। भाई ये जानने का हक है ना मुझे, तभी तो बिजनेस के बारे में समझ आएगी मुझे कि मैं बिजनेस क्यों कर रहा था, क्या मेरा बिजनेस का प्रॉफिट है, क्या मेरे बिजनेस में नुकसान हुआ है, क्या मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बिजनेस डूबने वाला है, क्या मेरे बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों को पसंद आते हैं, क्या मैं अपने बिजनेस में जो सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं क्या लोग उससे सेटिस्फाई होते हैं। समझे मेरी बात को? तो ये जो बिजनेस का हिसाब किताब करना है, ये जो बिजनेस का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, इसी हिसाब को हम अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट बोल देते हैं। आप कैसे पता करोगे, आप कैसे पता करोगे कि जो बिजनेस आप चला रहे थे उस बिजनेस में आपको कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, आपने किससे कितने पैसे लेने हैं, आपने किसको कितने पैसे देने हैं। समझे मेरी बात को? ये कौन बताएगा आपको? इस सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, इस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, यही तो काम है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का। तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट किसी भी बिजनेस के रिकॉर्ड्स बनाती है, हिसाब किताब रखती है और बिजनेसमैन को यह बताने में सक्षम हो जाती है कि भैया तूने, तेरा जो बिजनेस चल रहा है वो प्रॉफिट में चल रहा है या नुकसान में चल रहा है, ग्रो करेगा या डूबने वाला है। समझे? ओके। तो अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जो हमारे को ये नॉलेज देगा, जो हमारे को ये नॉलेज देगा कि किसी भी बिजनेस का हिसाब किताब कैसे मेंटेन करना है, किसी भी बिजनेस का रिकॉर्ड कैसे बनाना है। यही इंफॉर्मेशन, यही नॉलेज को हम सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी बोलते हैं, सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी बोलते हैं। और ये जो काम, ये जो हिसाब किताब, ये जो हिसाब, ये जो रिकॉर्ड बनाने का काम है, ये काम करेगा कौन? कोई तो व्यक्ति करेगा। हाँ सर, कोई तो व्यक्ति करेगा। उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अकाउंटेंट बोलते हैं। इसका मतलब अगर मान लो फिजिक्स वाला जो बिजनेस है, जो कंपनी है, उसका हिसाब किताब मैं रख रहा हूं, मैं फिजिक्स वाला का अगर हिसाब किताब रख रहा हूं तो मैं फिजिक्स वाला का अकाउंटेंट हूं और मैं फिजिक्स वाला की अकाउंटिंग की जिम्मेदारी रखता हूं। समझे मेरी बात को? ओके। तो अकाउंटेंट कौन होता है? अकाउंटेंट वो व्यक्ति होता है जो बिजनेस का हिसाब किताब रखता है, जो हिसाब किताब रखता है उसको अकाउंटेंट बोलते हैं। वो हिसाब किताब कैसे रख पाएगा? क्या तौर तरीके होंगे हिसाब किताब को रखने के लिए? उसको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको कौन सी नॉलेज चाहिए, उसके पास क्या स्किल होनी चाहिए, उसको किस तरह से हिसाब किताब रखना है, उसको अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर वो एक अकाउंटेंट बनेगा। ओके, सही है सर। और ये जो हिसाब किताब होता है, इस प्रोसेस को अकाउंटिंग प्रोसेस बोलते हैं। ओ माय गॉड सर, आपने तो पहले ही धमाका कर दिया। आपने तो हमारे को 3 शब्दों के हेर फेर में उलझा दिया सर। आप पहले कहते हो अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, फिर आप कहते हो अकाउंटेंट एक व्यक्ति है, अब आप कह रहे हो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अकाउंटेंट एक व्यक्ति है जो किसी भी बिजनेस की हिसाब किताब रखेगा, रिकॉर्ड बनाएगा। रिकॉर्ड बनाने के लिए जो भी उसको स्किल चाहिए, जो भी उसको दिमाग चाहिए, जो भी उसको प्रोसेस लगानी पड़ेगी, जो भी उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, जो उसको नॉलेज चाहिए, हिसाब मेंटेन करने के लिए जो उसको
ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट को पढ़कर मिलेगा। और ये जो हिसाब किताब रखने का प्रोसेस होगा, कैसे कैसे वो हर हिसाब को मेंटेन करता चला जाएगा, उस प्रोसेस को अकाउंटिंग का प्रोसेस बोलते हैं। तो मैं एक अकाउंटेंट बनूंगा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को पढ़कर, और किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग कर सकूंगा। यह है अकाउंटिंग की जर्नी, ये है अकाउंटेंसी का वर्ल्ड। एंड वेलकम है आप सभी का इस दुनिया के अंदर। ठीक है सर, ओके। अच्छा, अब ये अकाउंटिंग की प्रोसेस चलेगी कैसे, इसको समझने के लिए बेटा ऐसा है कि इस पूरे सब्जेक्ट को समझने के लिए 30 मिनट का 45 मिनट का एक लेक्चर थोड़ी लगेगा, इसको तो पूरा एक साल लगेगा ना। 11वीं का आपने एबीसीडी सीखी थी कि क्या आपने पहले दिन ही सारी एबीसीडी सीख ली थी? क्या आपने सारे शब्द बनाने सीख लिए थे, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल? क्या आपने सेंटेंसेस भी बनाने एक ही दिन में सीख लिए थे? नहीं ना भाई, आपने धीरे धीरे कदम बढ़ाया था, धीरे धीरे एबीसीडी सीखनी शुरू करी थी। आज आप शुरुआत कर रहे हो, लेकिन ये अंत नहीं है, ये अंत नहीं है, ये तो अभी यहां से आगाज है, शुरुआत है। धीरे धीरे सब समझते चले जाओगे। बस इसको एक स्टोरी के माध्यम से सुनना। देखो, मैं एक ऐसा डिफरेंट टीचर हूं जो मैं आपको किताब से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं किताब के ऑर्डर से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा सिर्फ एक स्टोरी के माध्यम से। मैं ऐसा पढ़ा दूंगा ना आपको कि आपके दिमाग में चीजें फिट हो जाएंगी। बस रटने के कोई काम नहीं होगा, रटने का यहां पर कोई काम नहीं होगा। बस स्टोरी के माध्यम से इसको समझते चले जाओ, और धीरे धीरे आप देखना एक टाइम ऐसा आ जाएगा, 5 दिन 10 दिन 20 दिन के बाद, जब आपको लगेगा यार ये तो हम बचपन से कर रहे हैं, इसका मतलब अकाउंटिंग तो हम बचपन से कर रहे हैं, आपको ये नया सब्जेक्ट नहीं लगेगा। तो बस इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते समय हम कुछ यहां पर बातें सीखेंगे जिनको हम टर्म्स बोलते हैं, जिनको हम अकाउंटिंग भाषा की टर्म्स बोलते हैं। देखो, आप अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उस सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होंगी ना। जैसे कि आप साइंस पढ़ते थे, तो साइंस में आपने बोला एक फिजिक्स होती है ना, फिजिक्स, फिर लॉज ऑफ फिजिक्स पढ़ते थे, फिर छोटी छोटी आप बातें पढ़ते थे। मैथ्स में भी आप थ्योरम्स पढ़ते थे ना, थ्योरम पढ़ते थे, फॉर्मूला पढ़ते थे। ऐसे ही सेम टू सेम अकाउंट्स के वर्ल्ड के अंदर, अकाउंटिंग के वर्ल्ड के अंदर, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर आप कुछ बातों को समझना शुरू करेंगे। जहां से आपका ये जो सब्जेक्ट है वहां आपको समझना शुरू होगा, जिसके अंदर पहली चीज आती है टर्म्स रिलेटेड टू अकाउंटेंसी। और ये बहुत सारी टर्म्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई 2 4 5 टर्म्स हैं, 30 टर्म्स 40 50 टर्म्स होंगी, और हर टर्म का एक रेलिवेंस होगा, हर टर्म की एक इंपॉर्टेंस होगी, जो धीरे धीरे आप समझते चले जाओगे तो आपको ये सब्जेक्ट फेमिलियर होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले इसके अंदर एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है किसी भी प्रकार का लेन देन। मैं यहां पर लिख दूं, किसी भी प्रकार का लेन देन, किसी भी प्रकार का लेन देन जो दो व्यक्तियों के बीच में होता है। तो एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, ए और बी आपस में डीलिंग कर रहे हैं, ए और बी आपस में कोई लेन देन कर रहे हैं। सर हमें तो बात ही नहीं समझ आ रही लेन देन की। बेटा बड़ा सिंपल सा काम है। ए ने बी को सामान बेचा, तो ए सेल गुड्स टू बी। भाई ए ने अपनी दुकान में से बी को सामान बेचा, तो ए है सेलर, बी है बायर। ए अलग व्यक्ति है, बी एक अलग व्यक्ति है। ए ने बी को अभी सामान बेचा, ठीक है जी। इसके बदले बी ने ए को कैश पे कर दिया, कैश पे कर दिया। तो ए ने बी को सामान बेचा, बी ने ए को कैश दिया। ए ने बी को सामान बेचा, बी ने ए को कैश दिया। लेन देन, लेन देन, कुछ लेना और कुछ देना दो व्यक्तियों के बीच में जब होता है ऐसा, तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। यानी कि
ए ने बी के साथ जो लेन देन किया है वो एक ट्रांजैक्शन है। क्या है वो? एक ट्रांजैक्शन। और आपको खुशी होगी ये जानकर कि ये कोई नया शब्द नहीं है आपके लिए, ये बहुत पुराना शब्द है आपके लिए। आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस वर्ड का इस्तेमाल करते आए हो। देखो ना, आप एटीएम में जाते हो, है ना, पापा ने आपको एटीएम का कार्ड दिया, जा बेटा जा, जी ले जिंदगी, ये पकड़ एटीएम का कार्ड, जा एटीएम मशीन के पास, डाल इसके अंदर एटीएम का कार्ड, लगा इसके अंदर पिन और निकाल ले 5,000 रुपए, निकाल ले। आप फटाफट अपनी साइकिल उठाई, आप निकल गए पापा का एटीएम लेके। ओ भाई साहब, आज तो मजे आएंगे, 5,000 रुपए निकालेंगे। आपने एटीएम के अंदर कार्ड डाला, एटीएम में पिन डाला, आपने पैसे निकालने के लिए कोशिश करी, लेकिन वहां पर लिख के आ गया ट्रांजैक्शन फेल्ड। मोए मोए हो गया, मोए मोए, ट्रांजैक्शन फेल्ड, ट्रांजैक्शन। क्योंकि आप जो करने चले थे, आप बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करने चले थे। आप बैंक एक व्यक्ति है, आप एक व्यक्ति हो, दो व्यक्तियों के बीच में लेन देन होने वाला था, लेकिन वो लेन देन फेल हो गया। उसी लेन देन को तो ट्रांजैक्शन बोलते हैं। समझे? सर आपने गलत एग्जांपल दिया, आपको ये देना चाहिए था। आपने 5,000 रुपए निकालने के लिए एटीएम में कार्ड डाला, पिन डाला, 5,000 रुपए आए, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, तो हमें समझ आता। फिर यही 5,000 हम रुपए लेके ऐश करते, घूमते फिरते, पैसे खर्च करते, है ना, चीजें खरीदते, जूता कपड़ा सब कुछ खरीद लेते, तो हम बहुत सारी इन पैसों से ट्रांजैक्शंस भी कर सकते थे। हाँ, ये भी कर सकते थे, लेकिन ये सपनों की बात है। हकीकत तो ये थी कि वो ट्रांजैक्शन फेल हो गई थी। चलिए, तो ये ट्रांजैक्शन का मतलब समझ आ गया, दो लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का लेन देन, इस लेन देन को हम एक ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ओके, अब जो अकाउंटिंग की जो पूरा वर्ल्ड है ना, उसके अंदर और भी बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं, लेकिन उसमें 5 ऐसी टर्म्स हैं, 5 और ऐसी टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। और आज सिर्फ मेरा काम ये 5 टर्म्स की एक इंट्रोडक्शन देना है। बाकी काम तो बेटा बैच में होगा। पूरा साल पढ़ना है ना, अभी तो शुरुआत है, इसको अंजाम तक लेके जाएंगे, लेकिन सारा कुछ यहां नहीं कर सकते। यहां पर सिर्फ एक छोटी सी और इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। 5 ऐसी टर्म्स जो आपको अकाउंटिंग को समझने में मदद देंगी, और इसके बियॉन्ड अकाउंटिंग है ही नहीं। ये जो मैं 5 यहां पर शब्द लिखूंगा, इन 5 शब्दों के बियॉन्ड अकाउंटिंग है ही नहीं। ये 5 शब्द सीख लिए, ये 5 वर्ड समझ लिए, सारी अकाउंटिंग समा जाएगी। इन्हीं शब्दों का खेल है और कुछ नहीं है। ठीक है? हाँ सर, खेल शुरू किया जाए। तो इस 5 टर्म्स में से सबसे पहली एक जो टर्म आती है वो है एसेट। वो है एसेट। एसेट क्या होता है? एसेट क्या होता है? एसेट होता है एक रिसोर्स। एसेट होता है एक रिसोर्स, यानी कि एक ऐसी चीज जिसका आप इस्तेमाल करते हो, यूज्ड बाय बिजनेस टू अर्न इनकम और प्रॉफिट। कोई भी रिसोर्स, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु विशेष जिसका आप इस्तेमाल करते हो अपने बिजनेस के अंदर, उसको इस्तेमाल करने से आप किसी प्रकार की कमाई करते हो, किसी प्रकार का प्रॉफिट जनरेट करते हो, उस रिसोर्स को हम एक एसेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ाने का बिजनेस कर रहा हूं। मैं पढ़ाने का बिजनेस कर रहा हूं, मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, तो कोचिंग मेरे लिए एक बिजनेस है। ठीक है? अब मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं किसी साजो सामान का तो इस्तेमाल करूंगा, मैं किसी रिसोर्स का तो इस्तेमाल करूंगा। बिना किसी चीज को इस्तेमाल किए मैं आपको ये कोचिंग प्रोवाइड नहीं कर सकता। ओके सर। सर आपने ऐसी कौन सी रिसोर्स, कौन सी वस्तु इस्तेमाल की है अपने बिजनेस में जिसको आप एसेट बोलोगे? हाँ बेटा, ये देखो मैंने क्या इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैंने इस्तेमाल किया है एक कैमरा, किया ना, जिस कैमरे के थ्रू आपको ये वीडियो जा रही है। ओके, फिर मैंने यूज किया है ये पैनल, जिसको हम टीवी पैनल बोल सकते हैं,
जिसके द्वारा आप यहां पर जो लिखा हुआ है ये देख पा रहे हो। फिर मैंने ये यूज किया है माइक, ये माइक जिसके द्वारा आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो। समझे मेरी बात को कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो ये सारी चीजें मेरे लिए क्या हैं? एसेट। दीज ऑल आर दी रिसोर्सेज, ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनका इस्तेमाल मैं अपने बिजनेस में करता हूं, जिसके द्वारा मैं इनकम या फिर प्रॉफिट जनरेट करता हूं। तो ये एक एसेट है। कोई भी बिजनेस देख लो, कोई भी बिजनेस, तो बिजनेस के लिए रिसोर्सेज, वस्तुएं, वस्तु विशेष, कोई भी रिसोर्स मतलब आइटम, थिंग। रिसोर्स का मतलब कोई भी आइटम, कोई भी चीज। जैसे कि मशीनरी, मैं अपने बिजनेस में मशीनरी यूज करूंगा, मैं अपने बिजनेस में जमीन यूज करूंगा, मैं अपने बिजनेस में बिल्डिंग यूज करूंगा, है ना। तो ये मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारी चीजें क्या हैं? ये टीवी, कैमरा, माइक, ये सब कुछ क्या है? ये चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल करके मैं अपने बिजनेस को चलाऊंगा। मैं अपने बिजनेस को इस तरह से चलाऊंगा कि ये चीजें मुझे मदद करेंगी पैसा कमाने में। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। इन सभी चीजों को हम एसेट बोलते हैं। ओके, आई कुछ बात समझ में? हाँ सर, इन सभी को हम एसेट बोलते हैं। ओके, अब इसकी और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं कि एसेट और कितने प्रकार के होते हैं। बेटा वो तो फिर तो अंत ही नहीं होगा ना। मैं तो सिर्फ टर्म को आज बताने आया हूं आपको। छोटा सा एक वीडियो लेके आया हूं 40-50 मिनट का, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा और शायद आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। मैं सिर्फ कुछ बातें आपके दिमाग में फिट करने आया हूं, बाकी सारी बातें तो हम बैच के अंदर भी कर सकते हैं और पूरे साल करेंगे। तो एसेट की बात समझ आ गई। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम बिजनेस में यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम, उसको हम एसेट बोलते हैं। एक बात और याद रख लेना, एसेट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बिजनेस। बस ये भी याद रख लेना, ये जो मशीनरी है ये मेरी होनी भी तो चाहिए, ये जो जमीन है ये मेरी होनी भी तो चाहिए, ये ओन्ड भी होनी चाहिए, यानी कि इसका मालिक मैं होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए इसका मालिक, और इसका कंट्रोल भी बिजनेस के पास होना चाहिए। इसका कंट्रोल भी बिजनेस के पास होना चाहिए। अब जैसे कि ये टीवी लगा है यहां पर, ये टीवी का मालिक मैं हूं, मैं, और ये टीवी मेरे कंट्रोल में है। कोई मुझसे ये टीवी छीन नहीं सकता क्योंकि ये मेरा है, मेरे कंट्रोल में है, तभी ये टीवी मेरा एसेट है। ये जो कैमरा है ये मेरे द्वारा ओन्ड है, ये मेरे द्वारा कंट्रोल्ड है, तभी तो ये मेरा एसेट है। तो एक बात और याद रखना, अ रिसोर्स विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस, यूज्ड बाय द बिजनेस टू अर्न इनकम एंड प्रॉफिट इज कॉल्ड एन एसेट। तो इसका मालिक भी मैं होना चाहिए और ये मेरे कंट्रोल के अधीन होना चाहिए, तभी ये चीज मेरा एसेट भी होगी। बाकी बातें बाद में करेंगे। तो एक वर्ड समझ आया, एसेट। इसके बाद आते हैं दूसरे वर्ड के ऊपर जिसको हम बोलते हैं लायबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है एन ऑब्लिगेशन। लायबिलिटी का मतलब होता है एन ऑब्लिगेशन टू डू और टू पे। लायबिलिटी का मतलब होता है एन ऑब्लिगेशन टू पे और टू एन ऑब्लिगेशन टू डू समथिंग फॉर समबडी। किसी के लिए अगर मैंने कुछ करना है फ्यूचर में, और किसी को अगर मैंने कुछ पे करना है फ्यूचर में, तो जब तक मैं वो कर नहीं दूंगा जो मुझे करना है, और जब तक मैं वो दे नहीं दूंगा जो मुझे पे करना है, तब तक ये चीज मेरी लायबिलिटी रहेगी। और लायबिलिटी को सरल भाषा में समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि लायबिलिटी होता है उधार। लायबिलिटी होता है उधार, है ना। जैसे कि मैंने लोन ले लिया बैंक से, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, मैंने लोन ले लिया बैंक से। मैं बैंक गया, मैंने बैंक को बोला बैंक मैंने ना एक गाड़ी खरीदनी है, नैनो आएगी 5 लाख रुपए की। नहीं, नैनो तो 2 लाख रुपए की आती थी, अब तो बंद होगी। नैनो आएगी 2 लाख रुपए की, मुझे नैनो खरीदनी है।
नैनो खरीदने के लिए मुझे 1,50,000 रुपए का लोन दे दोगे? तो बैंक ने मुझे 1,50,000 रुपए का लोन दे दिया। उस 1,50,000 प्लस 50,000 मैंने अपनी जेब से डाले, हो गए टोटल 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए उठाकर मैंने गाड़ी वाली कंपनी को दिए और मैं नैनो गाड़ी अपने घर लेके आ गया। ठीक है, अब ये जो मैंने लोन लिया है बैंक से, ये जो मैंने लोन लिया है बैंक से, ये लोन लेते समय ध्यान से सुनना, ये लोन लेते समय मैंने एक प्रॉमिस कर दिया बैंक को, मैंने एक वादा कर दिया है बैंक को, और बैंक को बोल दिया है कि इस लोन को मैं धीरे धीरे चुका दूंगा, इस लोन की किस्तें, इंस्टॉलमेंट्स पे कर दूंगा। तो मान लो मैंने वादा कर दिया कि 3 साल के अंदर अंदर 36 मंथ के अंदर अंदर 36 EMI पे करूंगा, और 36 EMI पे करते साथ तुम्हारा ये लोन मैं निपटा दूंगा, चुका दूंगा। अब जब तक मैं ये 36 इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर दूंगा, जब तक मैं ये लोन की सारी किस्तें नहीं उतार दूंगा, तब तक ये लोन मेरी लायबिलिटी है। मेरे सर पर एक तलवार लटक रही है। तलवार किस चीज की लटक रही है? जो मैंने वादा कर दिया है। और वादा क्या कर दिया है कि मैं चुकाऊंगा ये लोन। जब तक नहीं चुकाऊंगा, जब तक मैं इस लोन को नहीं चुका दूंगा, तब तक ये लोन मेरी लायबिलिटी है। तो व्हाट इज अ लायबिलिटी? लायबिलिटी एक ऑब्लिगेशन टू पे। ऑब्लिगेशन मतलब आप किसी को प्रॉमिस कर चुके हो, आप किसी को वादा कर चुके हो कि मैं तेरे लिए कुछ करूंगा। अब जब तक तुम उसके लिए वो नहीं करोगे, तब तक तुम अंडर अ लायबिलिटी हो, तुम्हारे सर पर बोझ है वो काम करने का। वो बोझ को लायबिलिटी बोलते हैं। वो तलवार लटकती रहेगी आपके गर्दन पर जब तक आप ये लोन नहीं चुकाओगे। समझे मेरी बात को? तो लायबिलिटी होती है किसी को देना, फ्यूचर में किसी के लिए कुछ करना। जब तक वो नहीं करोगे, जब तक उसको पैसे नहीं लौटाओगे, जब तक उसके लिए वो कार्य नहीं करोगे, तब तक यू आर अंडर अ लायबिलिटी। तब तक ये एक बोझ है, तब तक ये एक बर्डन है। तो इसको जैसे मर्जी समझ लो, तब तक ये एक बर्डन है, बोझ है तुम्हारे कंधों पर। और वो बोझ तुम्हारे कंधों से कब हटेगा? वो तलवार जो लटक रही है तुम्हारी गर्दन पर, वो तलवार कब हटेगी? जिस दिन तुम ये लोन चुका दोगे। तो जब तक ये लोन नहीं चुकाया, तब तक वो लायबिलिटी तुम्हारी ऐसे की वैसे ही है। जिस दिन लोन चुका दोगे, वो लायबिलिटी खत्म, वो बोझ उतर जाएगा, वो बर्डन समाप्त हो जाएगा, वो उधार चुकता हो जाएगा। समझे? ओके, तो ये है लायबिलिटी और ये है एसेट। इसके बाद आते हैं अपनी तीसरी टर्म के ऊपर, इसको हम बोलते हैं कैपिटल। वाओ, कैपिटल क्या होता है कैपिटल? कैपिटल होता है मनी इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। तूने अपना बिजनेस शुरू किया, बिजनेस शुरू करने के लिए तूने कुछ तो पैसा इन्वेस्ट किया होगा बिजनेस में। भाई फ्री में तो बिजनेस चलता नहीं। अगर मुझे मान लो चाय का भी बिजनेस शुरू करना है, तो मैं कुछ 5, 7, 10,000, 20,000 रुपए तो लगाऊंगा बिजनेस में, जिससे मैं चाय का बिजनेस शुरू करूंगा। तो वो जो 20,000 रुपए मैंने बिजनेस के अंदर लगाए, वो जो मैंने पूंजी इन्वेस्ट करी, वो जो मैंने निवेश किया, उस मनी इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस को हम कैपिटल बोलते हैं। समझे मेरी बात को? ओके, अभी देखो, ये हूं मैं मतलब बिजनेसमैन, ये हूं मैं, और ये है एक बिजनेस। मैं इस बिजनेस को जन्म दूंगा, इस बिजनेस की शुरुआत बिजनेसमैन करेगा। तो इसकी शुरुआत होती कैसे है? इसकी शुरुआत होती है एक आइडिया के साथ। तो बिजनेसमैन को एक आइडिया आया कि वो ये काम करेगा। जैसे कि बिजनेसमैन को आइडिया आया कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा लोगों को
सुविधाएं प्रोवाइड करेगा। अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत अच्छी होती है, आजकल तो वो नया चल रहा है ना, गिबली अपनी फोटो डालो और कन्वर्ट हो जाएगी वो गिबली आर्ट के अंदर। ये भी तो एक बिजनेस है, ये भी तो बिजनेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना। तो मैंने भी सोचा, मेरे को आइडिया है, मैं भी कुछ करूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, मैं आग लगाऊंगा। ओके, अब बिजनेस का आइडिया तो आ गया कि हाँ ये काम करेंगे। अब इस आइडिया को शुरू करने के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए कुछ तो इन्वेस्टमेंट करोगे, कुछ तो पैसे लगाओगे। तो अब मैं बिजनेसमैन, जिसको कोई आइडिया आया कि ये वाला बिजनेस करेंगे एआई का, उस बिजनेस को शुरू करने के लिए मैं बिजनेसमैन कुछ तो पैसा इन्वेस्ट करूंगा। बिना पैसे इन्वेस्ट किए तो बेटा धंधा चलता नहीं है, तो मैं कुछ तो इन्वेस्टमेंट करूंगा। और मैंने कहा चल ठीक है यार, ये बिजनेस करने के लिए मैं 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता हूं। भाई ये बिजनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्री में तो शुरू नहीं होता, चलो इसको करने के लिए, अपने आइडिया को साकार करने के लिए मैं 2 करोड़ रुपए बिजनेस में लगा दूंगा। तो ये जो 2 करोड़ रुपए मैं बिजनेस में लगाऊंगा, इस पूंजी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैपिटल। हमने बिजनेस में पूंजी लगाई, हमने बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, इसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, और ये कैपिटल कौन लगाता है? ये कैपिटल बिजनेसमैन लगाता है, मालिक। जिस बंदे को हम मालिक बोलते हैं, जिस बंदे को बिजनेसमैन बोलते हैं, वो बंदा ये बिजनेस के अंदर जब पैसे लगाता है, इस पैसे को हम कैपिटल का नाम देते हैं। ओके, और ऐसा नहीं है कि ये एक बार पैसा लगा दिया और छुट्टी, इसके बाद कभी जीवन में पैसा नहीं लगाएगा। अरे भाई, इस बिजनेस को और बढ़ाने के लिए, इस बिजनेस को और अच्छा करने के लिए, इस बिजनेस को दूर तक ले जाने के लिए कभी कभी और पैसे की भी आवश्यकता खड़ी हो जाएगी। आज लग रहा है कि हाँ ठीक है, 2 करोड़ रुपए से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, तो आज आपने 2 करोड़ रुपए लगा दिए, आज आपने कैपिटल कितना लगाया? 2 करोड़। लेकिन धीरे धीरे आपको लगेगा यार ये पैसा तो कम है, हमें तो और कंप्यूटर खरीदने पड़ेंगे, हमारे को तो और कुछ करना पड़ेगा, हमारे को लोगों को हायर करना पड़ेगा, हमारे को बिजनेस को ग्रो करने के लिए और पैसा लगेगा। तो बिजनेसमैन फिर टाइम टू टाइम और पैसा इन्वेस्ट करता चला जाएगा। जितना भी पैसा बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, चाहे वो आज करे, कल करे, साल के बाद करे, 5 साल के बाद करे, 10 साल के बाद करे, जब भी बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर पैसा निवेश करेगा, उसको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, या सिंपल हम उसको बोलेंगे कि बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाया। बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाया। ठीक है, ऑलराइट, ओके। इसके बाद बहुत छोटी छोटी सी 2 टर्म्स और समझ लोगे ना, अगर आप छोटी छोटी सी और 2 टर्म समझ लोगे तो आज का हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद आता है इनकम या रेवेन्यू। इसके बाद आता है इनकम या रेवेन्यू। इनकम या रेवेन्यू का मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सिंपल, मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूं चाय का, ठीक है, डैश डैश चाय वाला। ये डैश डैश अपने आप लगा लेना, तुम्हें पता है, डैश डैश चाय वाला। तो मैंने एक चाय का बिजनेस शुरू किया, मैं चाय बनाऊंगा और चाय बना बनाकर लोगों को बेचूंगा। ठीक है, तो मैंने चाय का बिजनेस शुरू कर दिया। अब लोग आते हैं मेरे पास, मैं उनको चाय बनाकर बेचता हूं, लोग मुझे पैसे देते हैं। अब मैंने चाय बनाई, चाय बेची, पैसा आया, फिर चाय बनाई, चाय बेची, पैसा आया, और ये पूरा दिन किया, पूरे महीने किया, पूरे साल किया। चाय बनाई, चाय बेची, पैसा आया। तो जो भी सामान बेचकर आपके पास पैसा आया है, उसको आप क्या बोलते हो? रेवेन्यू या फिर सिंपल इनकम। उसको क्या बोलते हो? रेवेन्यू या फिर इनकम। तो चाय वाला चाय बेचकर जो पैसा कमाएगा उसको हम इनकम या रेवेन्यू बोलते हैं। ओके, लेट्स से
1 कप ऑफ चाय है 20 रुपए की। महंगाई हो गई ना हमारे देश में, महंगाई भी तो है, तो एक चाय की कीमत 20 रुपए है। अब एक कप चाय अगर मैं 20 रुपए में बेचूंगा तो मेरे पास 20 रुपए आएंगे ना। मैंने एक चाय बेची, मुझे 20 रुपए आए, तो ये जो 20 रुपए मेरे को एक चाय बेच के आए, ये मेरी रेवेन्यू है, ये मेरी इनकम है। अब मान लो टोटल मैंने 100 कप एक दिन में बेचे, मैंने 100 कप चाय एक दिन में बेची, तो मेरी टोटल इनकम कितनी होगी, मेरा टोटल रेवेन्यू कितना होगा? सर 100 कप बेचे, एक कप 20 का, तो टोटल आपके पास 2000 रुपए आए। ये है आपका टोटल रेवेन्यू या फिर टोटल इनकम। टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल। सर लिख ही दो ना फिर यहां पर टोटल सेल। एक ही बात है, तीनों की एक ही बात है, तीनों शब्द अलग हैं, कहना एक ही बात चाहते हैं। तूने टोटल सेल कितनी करी, माल कितने का बेचा? 2000 का। तेरे पास टोटल इनकम कितनी जनरेट हुई? 2000 की। तेरा टोटल रेवेन्यू कितना है? 2000 का। तीनों शब्द एक ही चीज के हैं, एक ही चीज को दर्शाते हैं तीनों शब्द, बस शब्द अलग हैं, भावनाएं सेम है। टोटल इनकम बोल दो, टोटल रेवेन्यू बोल दो, टोटल सेल बोल दो, एक ही बात है। समझे? अब ये चाय वाला चाय बेचकर इनकम जनरेट करेगा, मेरे जैसा पढ़ाने वाला जितने ज्यादा बच्चों को पढ़ाएगा उनसे जो फीस आएगी वो मेरी क्या है? इनकम, रेवेन्यू। समझे? एक गाड़ी की कंपनी गाड़ी बनाती है, टाटा मोटर्स, hyundai, ये जितनी गाड़ियां बेचेंगी, गाड़ियां बेच के जितना भी पैसा आएगा, टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल, टोटल इनकम। समझे? एक बुक स्टोर है, दुकानदार है जहां पर वो स्टेशनरी बेचता है, कॉपी पेंसिल वगैरह, वो जितना भी कॉपी पेंसिल बेचेगा पूरे दिन में, पूरे साल में, उससे जितना भी पैसा उसके पास आएगा, टोटल सेल, टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू। कतई भी दिमाग में ये नहीं सोचना है कि जो टोटल सेल है वो मेरी प्रॉफिट है, नहीं। इनकम और प्रॉफिट में अंतर है, इनकम और प्रॉफिट में अंतर है। इस 2000 में से जब मैं कॉस्ट माइनस करूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट आएगा। अभी तो हम सिर्फ इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है? प्रॉफिट इज डिफरेंट, इनकम इज डिफरेंट। ऑलराइट, एक और बात सीख लेते हैं 5 नंबर पर, एक्सपेंस। एक्सपेंस जैसे माल बेचने के साथ जो पैसा आपको आया उसको आप इनकम या रेवेन्यू बोलते हो, तो माल बनाने के लिए माल बनाने के लिए या सर्विस देने के लिए जो पैसा खर्च होगा उसको हम एक्सपेंस बोलेंगे। यानी कि एनी कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोवाइड एनी सर्विस और सेल एनी गुड्स, उसको हम एक्सपेंस बोलेंगे। सरल भाषा में, बड़ा सिंपल है। जो सामान तू बेच रहा है उसको बेचने में जो तेरा खर्चा होगा उसको एक्सपेंस बोल रहे हैं। जो सर्विस तू प्रोवाइड कर रहा है, उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो तेरा खर्चा हो रहा है उसको हम एक्सपेंस बोल रहे हैं। एक्सपेंस को सरल भाषा में क्या लिख सकते हैं? खर्चा। अब मुझे हिंदी थोड़ी ढंग से आती नहीं है, पर चलो ऐसे लिख दें, खर्चा। खर्चा कैसे होता है? खर्चा। अब मुझे ये नहीं पता ये आर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, पर चलो समझ गए। तुम भावनाओं को तो समझ ही जाते हो। खर्चा, पैसे खर्च हो रहे हैं तुम्हारे, उसको एक्सपेंस बोलते हैं। ये पेन है, ये पेन, इस पेन को बेचने के साथ जो पैसे मेरे पास आएंगे, जब मैं इसको बेचूंगा 20 रुपए में, जो पैसे मेरे पास आएंगे वो मेरा रेवेन्यू है, वो मेरी इनकम है। लेकिन ये पेन को मैंने जब बनाया था
तो इसको मैंने 15 रुपए में बनाया था, तो इसको बनाने पे जो खर्चा हुआ था 15 रुपए, वो क्या है? कॉस्ट, एक्सपेंस। समझे? चाय बनाकर बेची 20 रुपए में, वो तो सेल है, लेकिन चाय को बनाने में जो चीनी लगी, दूध लगा, पानी लगा, चाय पत्ती लगी, गैस लगी, वो कॉस्ट है। उसके ऊपर जो खर्च हुआ है उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। तो एक्सपेंस मींस खर्चा। कुछ एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लिख दूं तो तुम्हारे को समझ आ जाएगा एक्सपेंसेस। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, बिजली का खर्चा। आजकल तो हम टेलीफोन और इंटरनेट का खर्चा भी करते हैं। अगर हमारी जगह, अगर हमने जो जगह ली है बिजनेस चलाने के लिए वो किराए पर ली है, तो किराया देना खर्चा। जो लोग हमने अपने पास रखे हैं उनको हम सैलरी पे करेंगे, तो सैलरी हमारे लिए खर्चा। तो ये हैं एक्सपेंसेस। बिजनेस चलाने में कुछ खर्चा होता है, उन खर्चों को हम एक्सपेंस बोलते हैं। वो किसी भी प्रकार के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के जो बिजनेस को चलाने में होते हैं, किसी सामान को बेचने में, किसी सर्विस को प्रोवाइड करने में, धंधा चलाने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसको एक्सपेंस बोला जाता है। समझ आई? तो हमारे को 5 चीजें जो मेन समझनी थी वो थी एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस। ये 5 चीजों के अंदर ही सारी की सारी अकाउंटेंसी छुपी हुई है। जब हम आगे की बातें सीखने शुरू करेंगे ना, तब आपको इनकी और क्लैरिटी आएगी, और इसको हम डिटेल में करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने अभी जो एसेट की बात करी है वो बहुत हमने डिटेल में करी, नहीं, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एसेट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, है ना, बहुत सारी सीखेंगे चीजें। लायबिलिटी भी नॉन करंट होती है, करंट होती है, तो आगे जाकर इसकी डिटेल सीखेंगे। पर अभी सिर्फ मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दी है, और इस इंट्रोडक्शन का सिर्फ एक मकसद था जिससे आपको ये समझ आना शुरू हो कि आप करने क्या वाले हो इस सब्जेक्ट के अंदर। सब्जेक्ट बड़ा इजी है, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, ताकि कल को अगर मैंने पूरे बैच को पढ़ाते समय एक बार भी बोल दिया ना कि ये मुश्किल है, तो मेरा नाम बदल देना, मुझे याद करा देना। मैं नहीं बोलूंगा, मैं लिखूंगा दिस सब्जेक्ट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लो जी, लिख ही दिया मैंने। और ये सब्जेक्ट कौन सा है? अकाउंटेंसी। लो, ये मेरे शब्द हो गए। अगर मैं इन शब्दों से मुकर गया तो मेरा नाम बदल देना, अकाउंटेंसी। लो जी, तो जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी का, वो है बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत स्कोरिंग, बहुत मजेदार। मजा आने वाला है, आपको इजी लगने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है इस सब्जेक्ट की। और आपकी तरफ से सिर्फ एक रिक्वायरमेंट मेरे लिए ये रहेगी कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपकी तरफ से 100% अटेंशन होनी चाहिए। 100% जो मैं कह रहा हूं वो आपने करना है। उसके अलावा आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं जब तक यहां पर खड़ा हूं, आई विल मेक श्योर ये सब्जेक्ट आपको हमेशा इजी लगे, हमेशा स्कोरिंग लगे, हमेशा सिंपल लगे, और इसमें आपको कोई चिंता किसी भी प्रकार की ना हो। ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी बच्चों से। तो उदय कॉमर्स क्लास 11th अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, और आज इसकी एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी है। तो सभी बच्चों का स्वागत है हमारे सेशंस के अंदर, और फटाफट से मिलेंगे आपको हम बहुत जल्द इसी चैनल के ऊपर इसी सब्जेक्ट को लेकर। मैं आपसे मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।